हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में लास्ट में आप लोग को परमाणु के भाग के बारे में बता रहे थे। उससे आगे हमको पढ़ना था जो आप लोग को एक पहले इससे 2 दिन पहले जो निर्धारित होता था 11 का वीडियो जो केमिस्ट्री का जाता था वो नहीं गया। उसके जगह को कुछ असाइनमेंट का पेज आपको गया होगा, नहीं लगभग 19 पेज का। जो बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वो टोटल उसी असाइनमेंट के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। मतलब जो बेसिक में पढ़ाएंगे आपको उसका एक असाइनमेंट बना हुआ है, उसी को हम PDF फाइल करके सेंड करवा दिए जाए। तो आप उसको अच्छे तरीके से एक पेज पर मेंटेन कर लीजिए। मतलब लगातार जैसे आपको बताएं, जैसे पहला पेज में आपको बताया कि परमाणु संख्या वगैरह लिखना है, सिंबल लिखना है एलिमेंट्स का, रेडिकल दिया हुआ उस पर। फिर जैसे जैसे बतला रहे हैं आप उसको अच्छे से लिखिए, नहीं तो पढ़िए, हम आपको फिर बतलाते जाएंगे तो सुविधा हो। और उस दिन किसी कारण उस वीडियो नहीं बना पाया थे तो हम सोचे कि एक असाइनमेंट भेज देते हैं आपको। चलिए तो हम उसमें अब शुरू करते हैं। आगे हम लोग परमाणु के भाग पढ़ रहे थे, लेकिन आपको उसमें समझाने वाला जो चीज है केवल लिखवाएंगे नहीं। और रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, केमिस्ट्री का जो टाइप्स है उसके बारे में आपको समझाते हैं पहले। और हम इससे पहले पढ़ लिए थे परमाणु के भाग नहीं। चलिए देखिएगा, ऐसे केमिस्ट्री को मुख्यतः 3 वर्ग में ही 11th तक हम लोग को जो पढ़ना है बात करके वो 3 या 4 भाग में ही है। मुख्य रूप से 3 भाग ही करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। नहीं, इसी में बायो केमिस्ट्री भी आता है, बायो मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, जैव अणु रासायनिक ऐसे करके 4 ऐसे। लेकिन हम लोग समझेंगे उस 7 वर्ग में, जैसा आपकी आप असाइनमेंट पे देखे होंगे। हम इसको केवल समझा देते हैं, आपके पास लिखा हुआ है असाइनमेंट पे। चलिए देखिए, वर्गीकरण जो हुआ है वो हुआ है, देखिए लिखते हैं। पहला था कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं। दूसरा था अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। चलिए देखिएगा, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, विश्लेषक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री और कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये 7 वर्गीकरण है। आप समझिएगा इसको कि जो इनका बंटवारा है केमिस्ट्री का, ये बंटवारा जो है कैसे कैसे है। कार्बनिक रसायन, पहले तो यौगिक आपको समझ लेना है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ जैसे बोलेंगे आपको, पदार्थ आपको समझना है। जितने भी पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस जितने भी हैं, उनको 2 वर्ग में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिन यौगिक में कार्बन होते हैं उनको कार्बनिक करते हैं, और जिनमें कार्बन नहीं होते हैं उनको अकार्बनिक करते हैं। तो जितने भी, जैसे मान लीजिए H2O है, H2O में कार्बन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जनरली ऐसे पसंद है। तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। CH4 है, इसमें कार्बन है, तो जितने भी कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो पहले तो इनको बांटा गया है पूरे रासायनिक पदार्थों को 2 भाग में, कार्बनिक और कार्बनिक। और फिर इनके गुणों का अध्ययन कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना। तो ये 2 पदार्थ पहले तो हो गए कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, CH4 के बारे में पढ़ेंगे, C2H5, तो
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे मैंने कार्बनिक को का अध्ययन कार्बनिक रसायन में करेंगे, अकार्बनिक रसायन होंगे H2O जैसे अकार्बनिक यौगिक, उनके बारे में अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। भौतिक रसायन क्या है कि ये दोनों प्रकार के यौगिकों के जो सिद्धांत है, नियम है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जल एक अकार्बनिक यौगिक है, तो जल जो है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये एक नियम है कि 100 डिग्री सेल्सियस वो उबलने लगेगा। तो ये सब जो क्वथनांक के बारे में जो अध्ययन होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री में होगा, भौतिक रसायन में होगा। विश्लेषक रसायन है, इसमें क्या तो भौतिक रसायन आप समझ गए ना, नियम और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, कोई यौगिक कितना पर उबलेगा, उसका और क्या क्या गुण होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। विश्लेषक रसायन में पदार्थों के मापन संबंधी, मात्रा संबंधी, पहचानने संबंधी, पहचान और मात्रा का जो अध्ययन है, पहचान और मात्रा का जो अध्ययन है वो करते हैं हम लोग विश्लेषक रसायन। औद्योगिक रसायन में ये पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ को बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जा सकता है, बड़े स्तर पर उनका निर्माण कैसे होता है। और जैव रसायन में हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु में होने वाले अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे हम लोग पाचन क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो इनका अध्ययन हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में करते हैं, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और कृषि रसायन, कृषि संबंधित उर्वरक जो होता है, जो कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है, उसका अध्ययन हम करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इतना ये हो गया वर्गीकरण। ये आपको ये असाइनमेंट मिल गया, आगे आपको हेडिंग देना है, आगे हेडिंग दीजिएगा। चलिए सुनिएगा, अब आपको शुरू करना है कुछ प्रमुख यहाँ से यूनिवर्स बनाया था, पदार्थ किए थे, फिर एक पदार्थ को वर्गीकृत करके तत्व आया था, तत्व से आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, तत्व एलिमेंट, तत्व एलिमेंट। चलिए सुनिएगा, तत्व के बारे में अनोखा बात है, जो तत्व है तो उस पूरे ब्रह्मांड में इसका एक अलग अस्तित्व है, अलग प्रकार का पदार्थ है। किस दृष्टि से अलग है? तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो शुद्ध पदार्थ है, जो प्योर सबस्टांस है, वो अकेले केवल तत्व ही है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तत्व ही ऐसे पदार्थ जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, किसी तरह कोई मिलावट नहीं होता है। शुद्धता का मतलब मिलावट से, एक ही प्रकार का चीज है तो शुद्ध बोलेंगे। तो जो तत्व बिल्कुल एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। ये पूरे यूनिवर्स में केवल एलिमेंट्स ही है, पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड के आसपास, इसमें केवल एक एलिमेंट्स ही है जो बिल्कुल प्योर होते हैं, इस तरह कोई मिलावट नहीं होता है। तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एलिमेंट्स ही हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं, इसलिए ये अलग है बाकी सभी पदार्थों से, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, इस तरह कोई मिलावट नहीं होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ऐसे बिल्कुल शुद्ध पदार्थों की संख्या कम है, लगभग 111 है। कितनी संख्या है? 111 है। फिर इनके कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसी में आएगा परमाणु संख्या होगा। चलिए 10 से लिखना है तत्व में, लिखिएगा 10 से। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है
जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या अधिक गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण परमाणु कहलाते हैं, और ये कण परमाणु कहलाते हैं। तत्व के बारे में क्या कहा गया कि कोई भी प्रक्रिया लगा दे, कोई एक तत्व जैसे लोहा का एक टुकड़ा मिलेगा तो आप उसको कुछ भी प्रक्रिया लगाएं, गर्म करें, उसको किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करा दें, उसी से केवल उससे दूसरे तरह के पदार्थ उत्पन्न करना संभव नहीं है। दो या अधिक गुण वाले पदार्थ उससे बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, और जिन एक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है तब उस कण को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया, एटम्स कहा गया। नोट कर लीजिए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम तो ये डिफिनेशन आपको बता दिए, लेकिन अब चूंकि काफी डेवलप हुआ साइंस के क्षेत्र में, तो इस कारण अब जो है बाद में आधुनिक दौर में तत्व को भी रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जाने लगा। किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा नहीं। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये जानना है कि ये जो अभी बात लिखवाएं डिफिनेशन कि तत्व को किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया सकता है, ये पूरा सही अब नहीं है। जब परिभाषा था तो था, लेकिन अब उसमें आ गया है कि किन्हीं पदार्थों को नाभिकीय विक्रिया करा करके, नाभिकीय विखंडन करा करके एक तत्व को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब गुण में बदलाव हो सकता है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे। परंतु अब तत्वों को नाभिकीय विखंडन द्वारा भिन्न गुण वाले पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाने लगा। चलिए आगे देख लेना है। तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण। सुनिए, देखिए तत्वों की संख्या के बारे में करके आपको एडिंग देना है, फिर यहां देखना है बोल के तत्व 111 है। इनको 3 वर्ग में बांटा गया विशेष गुण के आधार पर। तत्वों का जो वर्गीकरण है वो विशेष गुण के आधार पर होता है, नहीं तो विशिष्ट गुण के आधार पर होता है। कुछ विशेष प्रकार के गुण प्रदर्शित करने वाले जो तत्व है वो धातु कहलाते हैं, और इनसे जो सीधा अपोजिट गुण प्रदर्शित करता है, जो उल्टा गुण प्रदर्शित करता है, उनको अधातु कहते हैं। और जो इन दोनों के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के बीच में प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। इस प्रकार से 3 वर्ग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इनकी संख्या लगभग इनकी संख्या जो है वो 82 है। 22 की संख्या में अधातु है, लगभग 22 की संख्या में अधातु है, और लगभग 7 जो बच गया है, 7 की संख्या में क्या है? उपधातु। एक जो लिखना है
इनका भौतिक अवस्था जो है, भौतिक अवस्था ये ठोस होता है। अपवाद में आता है, देखिए अपवाद में पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके साथ साथ पारा के साथ साथ फ्रांसियम और सीजियम भी है, लेकिन ये रेडियो सक्रिय तत्व है। अब रेडियो सक्रिय भी नया टर्म है, लेकिन आप ऐसे ही लिख करेंगे, आप ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी द्रव है, आप शायद केवल पारा को जानते होंगे, लेकिन पारा के साथ साथ फ्रांसियम और सीजियम के धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु जो है उनका भौतिक अवस्था जो है, भौतिक अवस्था सामान्यतः ठोस और गैस होता है, ठोस एवं गैस। इसमें भी अपवाद है, अपवाद है कि जो ब्रोमीन है, Br ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये जो ये इनका भौतिक अवस्था, इनका भौतिक अवस्था ठोस होता है। भौतिक अवस्था है वो ठोस है। तो इसका भौतिक अवस्था उस धातु का ठोस होता है। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, संकेत में लिख रहे हैं एग्जाम्पल को। सोडियम, बोरोन, एल्युमिनियम, आयरन, सोना, चांदी, ये सब जो है ये धातु है। और धातु में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब जो है, क्लोरीन, ये सब आपके उपधातु है, सॉरी अधातु। और उपधातु जो है इसमें आपको आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब। चलिए, ये तत्व का वर्गीकरण हो गया। धातु लगभग 82 की संख्या में, 22 की संख्या में धातु है, और धातु की संख्या लगभग 7 है। भौतिक अवस्था इनका ठोस होता है धातु का। 3 द्रव, पारा, फ्रांसियम, पारा मरकरी, और फ्रांसियम और सीजियम। अधातु का भौतिक अवस्था ठोस गैस होता है। अपवाद स्वरूप सिर्फ अकेले ब्रोमीन जो है वैसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु की संख्या लगभग 7 है, और भौतिक अवस्था इनका ठोस होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये हो गया तत्वों का वर्गीकरण। आगे देखना है तत्व के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तत्व के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखिए, गुण और अभिलाक्षणिक गुण में अंतर नहीं, गुण और अभिलाक्षणिक गुण में अंतर है। जैसे श्याम लंबा है, वो उसका गुण है, लेकिन श्याम का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है वह गुण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का पहचान हो। श्याम लंबा है तो श्याम के गांव में जाकर बोलेंगे तू लंबा कहाँ है, तो मिल जाएगा। वो धरती पर अकेले श्याम थोड़ी ना लंबा है, बहुत लोग लगते हैं, या उस गांव में अकेले थोड़ी ना लंबा है। कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई है एक तरह का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। गुण है लेकिन अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है जो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं, किसी एक अलग को पहचान
उसको बोलते हैं अभिलाक्षणी गुण। आप बताइए सोच के मनुष्य का कौन सा गुण अभिलाक्षणी गुण है? मनुष्य का 2-3 चीज ही अभिलाक्षणिक होता है। एक तो फिंगर, कुछ आंख में भी ऐसा कुछ होता है, ये सब चीज जो है वो थंब है, वो आपका थंब होगा वो और किसी से मैच नहीं करेगा, तो आपका अभिलाक्षणिक गुण है। नहीं, और भी 2 चीज होता है बॉडी में। उसी तरह से तत्व का अभिलाक्षणिक गुण है, जैसे तत्व का संकेत, तत्व का जो संकेत है वो अभिलाक्षणिक गुण है। परमाणु संख्या अभिलाक्षणिक गुण है। जब बोले परमाणु संख्या 10 तो फिक्स हो गया, नियॉन के बारे में बात हो रहा है। परमाणु संख्या 15 फिक्स हो, फास्फोरस के बारे में बात हो रहा है। संकेत है, बोल दिए सी संकेत, सी नहीं पता कौन सा तत्व का बात हो रहा है, कार्बन का बात हो रहा है, बोल दिए ओ ऑक्सीजन का बात हो रहा है। तो परमाणु संख्या, संकेत, परमाणु द्रव्यमान, ये सब जो है अभिलाक्षणिक गुण है, इनसे तत्वों की पहचान होती है। चलिए आपको तत्व का अभिलाक्षणिक गुण पहला लिखेंगे परमाणु संख्या, पहले संकेत लिखेंगे। पहले संकेत ही लिखिए, पहले संकेत लिखिएगा, सिंबल। आप 9th क्लास में पढ़े हैं संकेत के बारे में। संकेत कैसे किया जाता है? 3 नियम है संकेत लिखने का, 9th क्लास में आपको पढ़ना था। पहला ये नियम है कि तत्वों का जो संकेत है उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से दिया जाता है। दूसरा नियम ये है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका पहला अक्षर जो है, फर्स्ट अल्फाबेट, वो मैच कर जाता है किसी किसी का, जैसे कार्बन कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बन, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, सी। तो ऐसे परिस्थिति में तत्वों का जो संकेत होता है वो फर्स्ट लेटर के साथ साथ सेकेंड या बीच का कोई प्रिंसिपल लेटर, प्रधान अक्षर लिया जाता है। 2 नियम हो गया। तीसरा नियम ये था कि कुछ तत्वों का जो संकेत उनके अंग्रेजी नाम नहीं बल्कि लैटिन नाम से दिया गया है। जैसे सोडियम अंग्रेजी में ऐसे लिखाएगा, नहीं सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो इससे इंग्लिश नेम से, अंग्रेजी नेम से नहीं लिया गया है, लिया गया उसका, इसको लैटिन भाषा में सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं, नाइट्रियम, तो इसीलिए ये इसका सिंबल होता है। इतना बात आपको नहीं बताएंगे। 3 नियम था, 3 नियम समझा दिए, 10 लेके इतना संकेत में लिखेंगे। 10 लेकर संकेत में तत्वों के पूर्ण नाम के बदले, पूर्ण नाम के बदले हम छोटे रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे संकेत करते हैं। तत्व के संकेत को, तत्व के संकेत को लिखने का 3 नियम होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, किसी तत्व के संकेत, किसी तत्व का संकेत लिखिएगा, किसी तत्व का संकेत उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम अक्षर के साथ साथ द्वितीय या बीच का कोई प्रधान अक्षर अथवा लैटिन नाम के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, तत्व
दार्शनिक गुण है। मतलब ये कि परमाणु संख्या से भी तत्व का एक अलग पहचान होगा। परमाणु संख्या बोल देंगे एक अलग तत्व का पहचान हो जाएगा। किसको बोलते हैं? तो आपको बेसिक में शुरुआत में आपको बतलाएं एक चीज कि जो परमाणु है उनमें कई तरह के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मौलिक कण। तो इसमें से जो प्रोटॉन है वही परमाणु संख्या होता है। मतलब जितना प्रोटॉन होगा तत्व का वही परमाणु संख्या कहलाएगा। परमाणु संख्या किसके बराबर हो गया? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। चलिए 10 देख लीजिएगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। देखिए लिखेंगे अर्थात, सुनिए, आप बेसिक का असाइनमेंट अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको पहले सेंड कर दिए इसलिए आप पढ़िएगा। थोड़ा कम समझ में आएगा अलग बात है, बेसिक है 9th 10th का है। यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। नहीं आएगा तो हम उसको पढ़ा ही रहे हैं, 2-3 दिन और लगेगा। इसके बाद पहला चैप्टर परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छे तरीके से यदि पढ़ना है, आपको जीवन में कुछ करना है, तो 11th 12th का सिलेबस बहुत मायने रखता है। यही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इसलिए आप इस सिलेबस को अच्छे तरीके से सीखिए। और किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए एक विशेष नियमों का पालन करना होता है। और इसमें नियम अलग नहीं है, कहीं भी सक्सेस करना होगा तो सफलता का सीढ़ी आसान नहीं है, 2-3 स्टेप में नहीं। तो सबसे पहले होता है कि आपको इच्छा शक्ति होना चाहिए। पहला शर्त है कि इच्छा होना चाहिए। आपको लगेगा कि नहीं हमको सीखना है, सीखना चाहिए, हमको सीख के कुछ जीवन में करना है, तो आप सीख जाइएगा। लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, इच्छा शक्ति हो तब आप पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आप खूब इच्छा है तो पढ़ने के लिए सब चीज मन नहीं करेगा। तब जब समझ में आएगा, और समझ में कब आएगा? जब पढ़ेंगे। नहीं, इच्छा होगा तब इच्छा से एक चीज तो मान लीजिए कि समझ में कब नहीं आता है? जब पुराना चीज हम नहीं जानते हैं। तब यहाँ 11th 12th पढ़ रहे हैं, तो 11th 12th को समझने के लिए 9th 10th का बेसिक जरूरी है। तो इच्छा के साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट जरूरी होता है। बेसिक कंसेप्ट आपको खूब इच्छा है कि हम डॉक्टर बन जाए, आपको मेडिकल कॉलेज में अभी हम दाखिला करवा रहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा। नहीं, प्रोफेसर अगर पढ़ाएगा डॉक्टरी, तो आपको जब 11th 12th का बायोलॉजी नहीं आएगा, 9th 10th का बायोलॉजी नहीं आएगा, तो डॉक्टरी क्या सीखिएगा? खूब इच्छा है कि बड़ा डॉक्टर बन जाए, उससे तो नहीं बन जाइएगा। तो तरीका ये है कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए जो जरूरी चीज है, उसको सीखने के लिए जो जरूरी चीज है वो आपको आता है या नहीं आता, मतलब बेसिक आता है कि नहीं आता। पहला इच्छा रहेगा तो आप बेसिक सीख लीजिएगा। अब बेसिक सीख लीजिएगा तो आप मेहनत करने लगेगा। आपको लाख इच्छा के दायरे का मेहनत नहीं कर सकते हैं, आपको खूब कह रहे हैं, तो आप मेहनत नहीं करने लगेगा। इच्छा हो जाने से, इच्छा तो सबको होता है कि हम डीएम की कुर्सी पर बैठ गए, किसको नहीं होता है? लेकिन इच्छा होने से मेहनत नहीं करने लगेगा। आज हमको मन किया नहीं पढ़ाना ठीक नहीं है, हमको डीएम बनना है, और जाकर घर पढ़ने में बस हो जाएगा। खूब इच्छा किया तो क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को समझने के लिए हमको आता है कि नहीं आता है, मतलब बेसिक होना चाहिए। बेसिक आप तभी सीख पाइए जब इच्छा होगा। पहला पायदान है इच्छा, फिर बेसिक आप होना चाहिए, तब मेहनत होगा। मेहनत होगा तो सफलता मिल जाएगा। ऐसे 4 स्टेप 5 स्टेप में होता है। इसलिए आप पहले अंदर से इच्छा जगाइए, और बेसिक दूसरा स्टेप का काम हम कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज होगा तो आप ऑटोमेटिक मेहनत कर